नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने रेलवे की FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के अंदर 40 क्वेश्चन को पूरे कर ली थी 2 वीडियो में 20-20 कर करके। तो अभी ये हमारी तीसरी वीडियो है और 41वां क्वेश्चन है, क्या PWBD उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकता है? जो अनारक्षित है उनके लिए PWD वाला। PWBD उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकता है जो उसके लिए विशेष रूप से निर्धारित नहीं है, लेकिन पद को CEN 03/2024 के अनुलग्न A पोस्ट पैरामीटर में उनकी दिव्यांगता के लिए उपयुक्त दर्शाया जाना चाहिए। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे। देखिए, ये जो अनुलग्न है ना, इसको मैंने यहाँ पे वीडियो बना के बताया है। जो पोस्ट पैरामीटर है ना, उसकी एक मैंने वीडियो बनाई है कि किस पोस्ट के लिए कौन सी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ये पूरा मैंने बताया। तो उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आई बटन पे आप उसको देख लेना। तो वो अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन उसको लाभ किस चीज़ का मिलेगा? शुल्क का और आयु का, इन दोनों चीज़ों को वहाँ पे उसको छूट मिलने वाली है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मुझे पदों के लिए विभिन्न दिव्यांगताओं की उपयुक्तता के बारे में कैसे पता चलेगा? दिव्यांगता की निर्दिष्ट उप श्रेणी के विवरण के साथ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता कॉलम के तहत प्रत्येक पद के लिए पोस्ट पैरामीटर तालिका अनुलग्न में PWD की पद की उपयुक्तता या अन्यथा का संकेत दिया है। देखिए, ये भी वो जो पोस्ट पैरामीटर है उसी के बारे में बात कर रहा है कि दिव्यांगता की उपयुक्तता है, उसके बारे में कैसे पता चलेगा किस तरह की दिव्यांगता है। तो उसके लिए भी हमने जो दिव्यांगता के बेंचमार्क है, उसके लिए वो जो पोस्ट पैरामीटर की जो तालिका है ना, उसके अंदर सारा डिटेल यहाँ पे बताया गया, तो उसको भी आप एक बार जरूर देख लेना। 43 नंबर, स्क्राइब की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है? दृष्टिबाधित VI, जो विजन वाले हैं ना, इम्पायर्ड वाले उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी मुस्कुलर डिस्ट्रोफी के से प्रभावित है। लोकोमोटर दिव्यांगता, एक हाथ वाले उम्मीदवार स्क्राइबर सुविधा के लिए पात्र है। ये बोल रहे हैं कि लिखने के लिए अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो स्क्राइबर की अधिक जानकारी के लिए पैरा नंबर ये वाला देखना है। अगर कोई लिखने के लिए यानी कि जो स्क्राइबर चाहता है तो उसको कौन, एक तो जिसको दिखता नहीं है वो उम्मीदवार, दूसरा जो ये है ना इस पॉलिसी, लेखन पॉलिसी जो सेवरल पॉलिसी होती है जिसमें वो वर्ड्स बड़े बड़े सामने होते हैं और हाथ लगा के पहचान लेते हैं, वो वाले है ना। लोकोमोटर है, लोकोमोटर के अंदर जिनका एक हाथ नहीं है ना, लोकोमोटर के अंदर भी हमने कई सारी कैटेगरियाँ जानी है उसके अंदर। उसके बाद है ये स्क्राइबर की जो सुविधा है इन लोगों को मिल सकती है। बाकी जो ये पैरा 11.5 है उसके अंदर इन्होंने बोला है कि कंप्लीट है। ये है शुल्क वापसी के लिए कौन पात्र है? CBT 1 में भाग लेने वाले केवल विस्तृत CN से पैरा में शुल्क वापसी। देखिए, जो 1 में भाग लेगा उसको दिया जाएगा, और ये भी उनको दिया, मतलब कम या ज़्यादा किसको, जैसे जो ये है ना OBC और EWS जनरल, ये 3 कैटेगरी है जो इनको तो यहाँ पे 100 रुपये काट के दिए जाएंगे, 400 रुपये, और जो बाकी बची कैटेगरी है उनको 250 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे विविध वैध शुल्क घटाकर जो बैंक का चार्ज लगेगा वो एक अलग है ना। 45 नंबर, कृपया मुझे RRB की रिफंड नीति के बारे में बताएं। रिफंड नीति भुगतान के साथ आगे बढ़ते हुए आवेदक यह स्वीकार करता है कि किया गया भुगतान और गैर वापसी योग्य है और आवेदक किसी भी परिस्थिति में व्यय की गई राशि नहीं ले सकते। शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा विस्तृत CN के पैरा 7.0 के अनुसार केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होगा जो प्रथम चरण CBT में भाग लेते हैं। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्वीकार आवेदनों और CBT में उपस्थित न होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ये 4-5 चीज़ें रहने वाली हैं। अगर ये हो जाती है तो आपको वापस नहीं मिलेगा आपका पैसा, अदरवाइज यहाँ पे वापस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है 46, आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन दिखाई दे रहा है, मैं अपनी अन्य योग्यताएं कैसे जोड़ सकता हूं? योग्यता के तहत प्रासंगिक योग्यता का चयन करें, योग्यता विवरण भरें और ऐड बटन पर क्लिक करें। 47, यदि मैट्रिक और अन्य योग्यता प्रमाण पत्रों पर केवल उत्तीर्ण होने का महीना व वर्ष ही उपलब्ध हो तो आवेदन में कौन सी तिथि दर्ज करनी है? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यदि किसी भी योग्यता प्रमाण पत्र पर तारीख उपलब्ध नहीं है तो प्रमाण पत्र पर उपलब्ध महीने की आखिरी तारीख दर्ज करें। जिस महीने, मान लीजिए अगर आपको मार्च में मिला है तो आपको 31 मार्च करना है, मान लीजिए फरवरी के अंदर मिला है
तो उस ईयर के हिसाब से या तो 28 फरवरी या 29 फरवरी ऐसा वहाँ पे करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए दे दिया है, उदाहरण भी इन्होंने मई 2023 को मिला तो 31 मई के रूप में आपको यहाँ डालना है। यदि जिला राज्य को विभाजित किया गया है तो मुझे किस जिला राज्य को उल्लेख करना चाहिए? वर्तमान जिला राज्य का उल्लेख किया जा सकता है क्योंकि विभाजन के बदले में कुछ जिलों को अर्थात आंध्र प्रदेश को 2 राज्य आंध्र और तेलंगाना में विभाजित नहीं किया जाएगा। संयुक्त आंध्र प्रदेश के जिलों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया है। इसके अलावा संभावित राज्यों के जिलों को और विभाजित किया गया है। अतः अस्पष्टता से बचने के लिए वर्तमान जिला राज्य को उल्लेख, जिस भी वर्तमान जिला राज्य में आप हैं वहीं पे उल्लेख आपको करना है। 49 मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, क्या मैं जेईई के पदों के लिए आवेदन कर सकता हूँ? हाँ, उच्च योग्यता जैसे बीई और बीटेक के बदले उसी अनुशासन इंजीनियरिंग में 3 साल के डिप्लोमा भी स्वीकार्य है। कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने 2 साल का डिप्लोमा पूरा किया, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ या आवेदन योग्य हूँ? नहीं, केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा वाले आवेदन के लिए योग्य हैं। कुल कितने दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं? सभी उम्मीदवारों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अपने स्कैन किए गए फोटो, स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों को निःशुल्क यात्रा पास उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ये मेन चीज़ें बताइए। वैसे ओबीसी वालों को भी अपलोड करना रहता है। ये तो बेनिफिट के लिए हैं यहाँ पे, है ना, उनको ये इसके लिए। 52 अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों का आकार क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र पीडीएफ प्रारूप के अंदर 500 KB का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए 30 KB से 70 KB के बीच। स्कैन किए गए हस्ताक्षर भी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए 30 से लेकर 70 KB के बीच। सभी आयाम अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट पृष्ठ में प्रदर्शित होते हैं। ये अपलोड होने के बाद आपको अपने आप शो हो जाएंगे। मैं शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूँ? शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई सेवाओं के माध्यम से केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। ये 4-5 चीज़ें हैं। शुल्क के अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क और लागू जीएसटी उम्मीदवार से लिया जाएगा, जो भी वहाँ पे रहेगा। मुझे कितना शुल्क देना है? ये तो आप कैटेगरी के हिसाब से अपना वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, किसका 250 लगना है, किसका 500 लगना है। भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला, फिर दूसरा, फिर दस्तावेज डीवी, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपके प्रोसेस रहने वाले हैं। परीक्षा समूह क्या है और इसका चयन कैसे करें? विभिन्न परीक्षा समूहों के लिए 1 से अधिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार विभिन्न परीक्षा समूहों का मानचित्रण करें। यदि किसी भी एक परीक्षा समूह का चयन कर सकता है, बशर्ते वह उस पद का चयन करे जिसकी शैक्षणिक योग्यता के चुने गए परीक्षा समूह में मेल खाती हो। हालांकि ये उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सभी चुने हुए पदों के लिए पात्र होंगे। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया, उसको आई बटन पे यहाँ पे दे दूंगा। उसमें मैंने बताया कि इस ग्रुप, कौन से ग्रुप्स में कौन सी आपकी ट्रेड आती है। जैसे मैकेनिकल एंड अलाइड का ग्रुप है तो उसके अंदर प्रोडक्शन, केमिकल, मैकेनिकल और मैट्रॉनिक्स, इस तरह करके कई सारी ट्रेडें उसमें आती है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो वो यहाँ पे आई बटन में डाल दूँगा, उसमें आप देख लेना आपको कौन सा ग्रुप चूज़ करना है। पीछे ये दिक्कत हो गई थी बच्चों के साथ कि उन्होंने ना 2018 वाले जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, तो +2 वाले बच्चों ने वहाँ पे ट्रेड जो टेस्ट होता है ना, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके अंदर उन्होंने सेलेक्ट कर दिया फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर। अब जो +2 वाले बच्चे हैं, पीसीएम वाले, जिन्होंने एसएनटी के लिए फॉर्म भरा था, उनको थोड़ा ना पता है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर क्या होता है। उनको अगर वहाँ उनको सेलेक्ट करना था पीसीएम की, जिसमें उनके क्वेश्चन आते मैथ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये वाले क्वेश्चन आते, तो वो बच्चे क्लियर कर देते। जबकि उनका जो पेपर 2 हुआ था CBT 2, उसके अंदर अच्छे खासे नंबर थे, क्वालिफाइंग से बहुत बढ़िया नंबर थे। लेकिन जो ये ट्रेड टेस्ट हुआ था उसके अंदर उनको कुछ पता नहीं था, तो वो यहाँ इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो बच्चे बाहर हो गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 57 लेवल 7 यानी रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातुक्रम पर्यवेक्षक अनुसंधान पद के लिए चयन करने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा समूह क्या है? लेवल 7 पदों के लिए चयन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से समूह रासायनिक एवं धातुक्रम पर्यवेक्षक चुनना है। ये इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेना, मैं इसको बना नहीं पा रहा, शायद केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, इस तरह का कुछ होगा। ये जो 7 नंबर है, लेवल 7 है, मैं इसका कटिंग करके यहाँ पे लगा दूंगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 58 CBT 1 और 2 के लिए पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या है? इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। अभी एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं तो उसको समझा लेंगे। क्या ऋणात्मक आंकलन होगा? 1/3 हो गया। यदि आप
3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर वहाँ पे डिडक्शन हो जाएगा, काट लिया जाएगा। मुझे परीक्षा के लिए अपनी भाषा विकल्प कहाँ चुनना है? उम्मीदवार पर्सनल डिटेल पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध 15 भाषाओं की सूची में से एक भाषा चुन सकते हैं। ये वहाँ पे जाके आप चुन लेना, 15 भाषा यहाँ पे दी गई है। क्या मुझे 61 है, क्या मुझे उन सभी पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करना चाहिए जिनके लिए मैं पात्र हूँ? हाँ, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा चुने गए आरआरबी में जितने पदों के लिए पात्र हों उतने पदों के लिए वरीयता का क्रम, ये वरीयता का क्रम डालें। ऐसा नहीं बोल रहे कि फार्म 2-3 डालो या आरआरबी से 2-3 डालो, वरीयता डालनी है कि मैं पहले नंबर पे इसको चूज़ करना चाहता हूँ, दूसरे पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको, चौथे पे इसको, 15वें पे इसको, इस तरह से, है ना। आंशिक वरीयता वाले उम्मीदवारों को केवल उन प्रविष्ट रेलवे जोन और पदों ऑब्लिक श्रेणियों के लिए ही विचार किया जाएगा जिन्हें उन्होंने चुना है। आवंटन के समय रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन यदि कुछ पदों श्रेणियों के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाती है तो इन्हें उन पदों के लिए अनिच्छा माना जाएगा, उनकी अनिच्छा मानी जाएगी जो कर्मचारी नहीं दे रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। एक बार प्राथमिकताएं जमा होने के बाद वे अंतिम और किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। जो वरीयता आप डालोगे उसी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपकी इंटरेस्ट देख लेना, आप इंटरेस्ट जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो उसी चीज़ को वरीयता में पहले देना। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इंटरेस्टेड तो हूँ लेकिन मेरा थोड़ा सा क्वालिफाई होने में डर है तो उस पोस्ट को पहले डाल देना जिसकी आपकी जो वैकेंसी है वो ज़्यादा हो। थोड़ा सा देख लेना एक बार। आवेदन जमा करने के लिए संबंधित प्रश्नों के मामले में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए? उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन CN के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए ये आपको दिया गया है, यहाँ पे मेल कर सकते हैं, ये फ़ोन नंबर दिया गया है। अगर उठाएं तो आपकी किस्मत अच्छी बात है। 63, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंततः जमा हो गया? ऑनलाइन आवेदन की अंतिम स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही होगी। आवेदक को ईमेल और SMS के माध्यम से सफल भुगतान पुष्टि प्राप्त होगी। आपको मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा कि आपका यहाँ पे फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है। मेरा आवेदन स्वीकार होने की स्थिति में क्या मेरे द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाएगा? आवेदन अस्वीकार होने पर शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी, आपका भुगतान वापस नहीं होगा चाहे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। क्या मैं आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता हूँ? हाँ, उम्मीदवार परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 65 क्वेश्चन। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ALP NTPC मतलब 80% क्वेश्चन आप मान सकते हो कि जो इनसे मिलते हैं ग्रुप D, है ना। और जो RPF ये जो पोस्टें आती हैं टेक्नीशियन की, इन सभी के लिए अवेलेबल यानी कि बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें जो डेट वगैरह दिखाई गई है वो तो सिर्फ पर्टिकुलर इस JEE के लिए है, बाकी उनके लिए भी होते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाला ये तो सभी के लिए होता है ना। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाएंगे। हमने 3 वीडियो बनाई है तो इन तीनों वीडियो को आप देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी।